दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी के चैप्टर नंबर 7 की। यहाँ पे क्या है, जो पार्ट 4 है वो यहाँ पे कवर करेगा। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देखते थे तो वहां पे आता था पार्ट 3 और यहाँ पे आएगा पार्ट 4, जो किस बारे में बात करेगा? साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 7 किस बारे में बात करेगा? सबूत के भार के विषय में। 101 से लेके 114 ए तक इंडियन एविडेंस एक्ट में हम देखते थे, यानी कि 101 से 114 ए तक हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते थे। वही बात हम देखेंगे सेक्शन 104 से 120 बीएसए में। ठीक है, ये वाली सीरीज किस संबंध में है? बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कहाँ तक चैप्टर हम लोग कर चुके हैं? 1 से लेके 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 6 चैप्टर तक। ठीक है, और साथ में हमारी यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल है बीएनएस के संबंध में, साथ ही बीएनएसएस के संबंध में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के संबंध में यूट्यूब पर कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है, जो आप लोग देख सकते हैं जाके, जिन लोगों ने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है। इस तरीके से आप हमारे न्यू क्रिमिनल एक्ट्स को देख सकेंगे। साथ ही जुडिशरी के संबंध में, आरजेएस के संबंध में एक टाइम टेबल मेंटेन किया गया है यूट्यूब पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और उसकी पीडीएफ जो भी होगी, इस टाइम टेबल की जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी डीलो क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पर। डीलो क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर, और जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे डीलो क्लासेस की ऐप पर। इस तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके आपको आईडी मिल जाएगी, डीलो क्लासेस की ऐप पे भी मिल जाएगी, वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर। देखिए, सबसे पहले सेक्शन नंबर आता है 104। ये वही सेक्शन है जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते थे 101। इसमें होता है सबूत का भार। सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ? तो ये बोल रहा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति के संबंध में कोई अपराध हुआ है तो सबूत किसको देने होंगे? मान लीजिए कि ए व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध हुआ है, यानी मान लीजिए ए का मर्डर हुआ है, तो कौन व्यक्ति है जो साक्ष्य देगा? यहाँ पे हो जाता है प्रश्न, यानी सबूत पेश करने का भार किस पर होगा? वही बात हमको बताता है सेक्शन 104 ऑफ बीएसए। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है कि इस बात का अर्थ क्या होता है कि सबूत का भार क्या है? तो तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व, यानी कि मान लीजिए अगर इसकी हत्या हुई है तो ये तथ्य कौन साबित करेगा कि भाई इसकी हत्या हुई है या इसकी हत्या मैंने नहीं करी, ये सब चीजें। तो जो कोर्ट से रिलीफ चाहता है उस पर सबूत का भार होता है। यानी कि जैसे कि ए की हत्या की गई, ये बात तथ्य है एक, और इस पे इल्जाम आ रहा है बी का, बी नामक व्यक्ति पर इसका इल्जाम आ रहा है। अब यहाँ पे इल्जाम किसके ऊपर आ रहा है? बी के ऊपर, कि भाई बी ने करी है ए की हत्या। ठीक है, तो जो कोर्ट से रिलीफ चाहता है, तो यहाँ पे रिलीफ कौन प्राप्त कर रहा है? ए तो ऊपर से रिलीफ चाहने आएगा नहीं, बस क्या होगा, उसका जो भी जैसे कोर्ट होता है या जैसे कि उसके रिलेटिव्स होते हैं या जो हमारा शासन होता है, जो क्या करता है कि भाई ये देखेगा कि भाई ये इसके खिलाफ जो अपराध हुआ था उसको किसने मारा, मतलब इसकी हत्या किसने की, ये पुलिस का दायित्व होता है कि वो पता लगाएगा। अब बी पे दायित्व आ गया,
तो फिर बी को साबित करना होगा कि भाई मैंने इसका खून नहीं किया। तो कोर्ट से रिलीफ कौन प्राप्त करना चाहता है, कोर्ट से फ्री कौन होना चाहता है, तो बी फ्री होना चाहता है। तो सबूत का भार तो क्या होता है, फिक्स रहता है कि ये साबित करने का भार इसके ऊपर है कि इसने इसका मर्डर नहीं किया है। विवादक तथ्य के बारे में साक्ष्य पेश करने के दायित्व का सबूत का भार है। मतलब ये विवादक तथ्य कौन सा था, विवादक तथ्य वो होता है जिसके संबंध में दो पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। तो विवाद के बारे में साक्ष्य पेश करने का जो दायित्व होता है, एविडेंस देने का जो दायित्व होता है, जिस व्यक्ति पर होता है उस पर ही सबूत का भार होता है। तो जो व्यक्ति न्यायालय से चाहता है कि उसके विधिक अधिकार और दायित्व के बारे में निर्णय दे, तो उसे साबित करना होगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है। इसका मतलब ये चाहता है कि भाई ये बोले भाई मैंने एक ही हत्या नहीं करी है, तो इसके ऊपर दायित्व होगा कि ये साबित करे कि भाई प्रूफ पेश करे कि ये उस समय वहां मौजूद नहीं था या गलती से वहां पहुंच गया, पहले ही कोई मर्डर करके चला गया था। तो ये सारी बातें साबित करने का भार किस पर होगा, तो ये सारी बातें साबित करने का भार बी पर आ जाएगा। तो जो व्यक्ति, देखिए कंक्लूजन क्या है इसका, कि जो व्यक्ति रिलीफ चाहता है उस व्यक्ति पर सबूत का भार होता है। क्या सबूत का भार बदलता है, तो इसका आंसर होगा सबूत का भार कभी नहीं बदलता, सबूत का भार हमेशा फिक्स रहता है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 104 ऑफ बीएससी। अब इसके बाद देखिए इसके इलस्ट्रेशंस क्या करने हैं, आप लोगों को रीड आउट करने हैं। सबसे पहले वाले इलस्ट्रेशन पे क्या होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। उम्मीद करती हूँ अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों के पास एक्ट होगा। तो जिनके पास एक्ट नहीं है केवल गो थ्रू मत कीजिए, वीडियो को ऊपर से देख के अपने एक्ट को साथ में रखिए। आपको लगता है कि जो चीज यहाँ पे पॉइंट हमको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जिसको अपने विधिक अधिकार दायित्व को साबित करना होता है उस पर सबूत का भार होता है। साथ ही वो बताएगा कि भाई इन तथ्यों का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड बात, थर्ड बात करते हैं कि सबूत का भार हमेशा फिक्स रहता है और ये कभी नहीं बदलता। इसके बाद इसके जो दो इलस्ट्रेशन है उसमें सबसे पहले आती है क्रिमिनल लाइबिलिटी और सेकंड में आती है एग्जिस्टिंग ऑफ राइट टू लैंड, ठीक है। ये मैंने आपको इनके कंक्लूजन बताए, लेकिन इलस्ट्रेशन कौन करेगा, आप लोग रीड आउट करेंगे आज की तारीख में। अब नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाइए। सेक्शन 105 बोलता है बीएसए का कि वही सेक्शन है जो 102 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बात कर रहा है कि सबूत का भार किस पर होता है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। तो जो व्यक्ति असफल होगा उस पर सबूत का भार होगा यदि दोनों तरफ से कोई एविडेंस ना दिया जाए। क्या निकला इस बात का मतलब, तो सबसे पहले देखिए इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो 104 में हमको सबूत का भार बताया गया था, वही 105 हमको बोलता है सिद्धि भार। सिद्धि भार के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या बताया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है सिद्धि भार। यहाँ पे पहले बताया जाता था सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ। प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि सबूत का भार हमको कहाँ दे रखा है और सिद्धि भार कहाँ दे रखा है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। सबसे पहली बात होती है कि सबसे पहले सबूत का भार आएगा फिर सिद्धि भार आएगा। क्या होता है इसके अंतर्गत, किसी वाद या कार्यवाही में, ठीक है, वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी और से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए। तो यानी जो व्यक्ति हार जाएगा उसके ऊपर भार हो जाएगा। अब जैसे कि वही उदाहरण लेते हैं कि एक ही हत्या की गई, प्रश्न था किसने करी, तो सबूत का भार आ गया बी के ऊपर, ठीक है। अब बी ने साक्ष्य पेश किए, ठीक है, कि बी ने साक्ष्य पेश किए कि भाई मैंने तो हत्या नहीं करी है, लेकिन वहां पर मेरे जाने से पहले ऑलरेडी सी मौजूद था, सी भाग रहा था, या जो भी इसने परिस्थितियां देखी वो बताई। तो सबूत का भार किसके ऊपर चला गया, सॉरी सबूत का भार तो कभी नहीं बदलता, हमेशा इसके ऊपर आता है। सिद्धि भार किस पे चला गया, इसके ऊपर, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, असफल हो गया। अब सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर साबित करने की, भाई तुम क्या कर रहे थे वहां पे। फिर ये बताता है कि भाई मैं तो वहां पे जस्ट ऐसे ही गया था, मेरा कुछ सामान रह गया था, मेरा थोड़ी देर पहले उसके पास उससे मिलने गया था ए से, तो मेरा कुछ मोबाइल वोबाइल वहां पे छूट गया, तो मैं अपना मोबाइल लेने गया, तो मैं देखा कि बी उसका चाकू से कत्ल कर रहा था। तो फिर वापस सिद्धि भार किसके ऊपर आ गया, इस पे, कि तुमने उसका झूठा इल्जाम लगाया। ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी चलती रहती है। तो जो सिद्धि भार होता है वो हमेशा बदलता रहता है। इलस्ट्रेशंस आप लोगों को देखने हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है 106।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। ठीक है, तो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार कहाँ पे बताया गया हमको, 106 तो बीएसए हो गया हमारा, और 103 हो गया हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पे किस बारे में बात की गई है, जो पर्टिकुलर फैक्ट होता है, विशिष्ट तथ्य होता है, उस पर साबित करने का भार। 101 में तो हमको बताया गया था कि भाई किसी भी तथ्य का अस्तित्व होता है, लेकिन किसी विशिष्ट तथ्य का अस्तित्व है ये हमको बताया गया है कहाँ पर, 103 में। अब ये विशिष्ट तथ्य क्या होता है, तो मान लीजिए ये एक का मकान है, एक का मकान है, इसमें हुई चोरी। क्या हो गई इसमें, चोरी, यानी कि थेफ्ट। जब थेफ्ट हुई इसके अंतर्गत, तो इसने बोला मैंने बी को घर से भागते हुए देखा था, तो चोरी का इल्जाम किसके ऊपर आ गया, बी के ऊपर चोरी का इल्जाम आ गया। अब ये हो गया विशिष्ट तथ्य। तो ये बोलता है कि भाई मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। मान लीजिए ये बोलता है मैं तो उस टाइम गया हुआ था, ये जयपुर का मकान है इसका, और ये बोले मैं तो उस टाइम जोधपुर गया हुआ था। तो ये साबित करने का भार कि भाई ये जोधपुर गया था, ये किस पर होगा, बी पर होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं उस टाइम जयपुर में नहीं था, और ए का मकान कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, तो इसको ये साबित करने का भार होगा कि मैं जोधपुर गया था। जो भी इसके टिकट्स वगैरह होंगे, जो भी इसके बिल्स वगैरह होंगे, ये अपने शो करेगा, क्योंकि विशिष्ट तथ्य कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है 109। आप बोलेंगे मैम अपने 106 के बाद सीधे 109 यहाँ पे क्यों पढ़ाया, तो ये यहाँ पे बोल रहा है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार, जो कि हमको 106 बताता है। इसमें बोल रहा है कि जब किसी तथ्य का ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति को हो, तो उसे साबित करने का भार किस पर होता है, उस विशेष व्यक्ति पर होता है। ठीक है, तो जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार। तो यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, टिकट का। ठीक है, कैसे टिकट की, ए यात्रा कर रहा है, अब ये जो जोधपुर में था ना, अब जोधपुर से वापस आ रहा है जयपुर। ठीक है, इसी को कर, ए आता है जोधपुर से वापस जयपुर। ठीक है, यानी ए जो व्यक्ति है ये आ रहा है वापस हमारे जोधपुर से जयपुर आ रहा है। ठीक है, जयपुर आ रहा है ये, जोधपुर और जयपुर। अब इसको मिलता है रास्ते में टिकट चेकर, ट्रेन में आ रहा है तो टिकट तो चेक करना ही पड़ेगा। टिकट चेकर क्या बोलता है, इसको लाओ जी भैया अपना टिकट दिखाओ। ये बोलता है मेरे पास तो टिकट था, लेकिन वो कहीं गिर गया। तो अब ये टिकट था नहीं था, ये साबित करने का भार किस पर है, ए पर है, क्योंकि ए बोल रहा है कि भाई मेरी नॉलेज में टिकट था, तो इसको साबित करने का भार भी किस पर होगा, ए का। ठीक है, तो ये वाली बात बोली जाती है कि भाई विशेषतः ज्ञात बात किसको है, ए को। तो ए को ही साबित करना होगा कि भाई उसके पास टिकट था नहीं था। आजकल तो मोबाइल में होते हैं, तो ये बोलेगा मेरे मोबाइल में इसका पीडीएफ था, मुझसे डिलीट हो गया, आप दूसरी साइट पे अपना चेक कर सकते हैं, या ऐसे करके जो भी डिटेल की भाई मैंने अपनी इसकी कॉपी मेरे दोस्त को ट्रांसफर की थी, तो मैं वहां से आपको शो कर देता हूँ। तो ये उसके विशेष ज्ञात तथ्य था, ये उसको साबित करेगा। इसीलिए हमेशा 106 को और 109 को साथ में पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हम 107 देखेंगे, बीएसए का क्या बात कर रहा है, कि वही सेक्शन है जो 104 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये बोल रहा है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार। एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिख रहा है यहाँ पर, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से साबित करते हैं। तो ऐसा कहा गया कि भाई ए ने मरने से पहले कहा, ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति मरता है तो सच कहता है, तो उसने मरने से पहले कहा मैंने और बी ने मिलकर सी का कत्ल किया है। ठीक है, तो उससे पहले भाई ये मृत्युकालीन कथन हो गया। ठीक है, ये वाली बात हो क्या हो गई, डाइंग डिक्लेरेशन हो गई। तो जब हमको मृत्युकालीन कथन साबित करना है कि ये मृत्युकालीन कथन है, ए ने कहा था, तो उससे पहले हमको क्या साबित करनी होगी कि ए मर गया, ये वाली बात साबित करनी होगी, तभी ये वाली बात मानी जाएगी। ठीक है, तो साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए
जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, प्रूफ, इसकी शर्त होती है ग्राह्य, यानी ये साबित करना होगा। तो क्या साबित करना होगा, अगर मृत्युकालीन कथन को साबित करना है तो मृत्यु साबित करनी होगी, यानी एक फैक्ट को साबित करना है और वो दूसरे पर डिपेंडेंट है तो उस दूसरे फैक्ट को पहले साबित करना होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 108 क्या बोल रहा है बीएसए का, कि वही सेक्शन है जो 105 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बोल रहा है, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पे किस बारे में बात की जा रही है, एक्सेप्शंस के बारे में बात की जा रही है। एक्सेप्शंस, कौन से एक्सेप्शंस है ये वही एक्सेप्शंस हैं जो हमको इंडियन पीनल कोड में 76 से 106 में दे रखे थे, यानी कि वही सेक्शन है जो बीएसए में दे रखे हैं हमको 14 से लेके 44 तक। ठीक है, क्या होते हैं अपवाद, अपवाद होता है कि जब भी कोई मामला अपवादों के अंतर्गत आ जाता है तो वो अपराध नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे बच्चे ने अपराध किया है, 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने बच्चे ने अपराध किया है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, या फिर किसी विकृत व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है तो वो भी अपवादों के अंतर्गत आता है। तो ये अपवाद देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा आईपीसी के 76 से 106 में और 14 से लेके 44 में। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा मामला तो अपवादों के अंतर्गत आता है, जैसे कि मान लीजिए ए ने की हत्या हुई, इसका इल्जाम लगा बी पर, तो बी ने ऐसे बोला कि मैंने तो क्या किया है, अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज करते हुए एक की हत्या की है। तो ये साबित करने का भार कि उसने अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए ये काम किया है, तो ये साबित करने का भार किस पर है, बी का। या ये बोलता है कि मैं तो उस टाइम विकृत होने के कारण परिस्थिति को नहीं समझ सका, तो ये साबित करने का भार किस पर होगा, बी पर होगा। ठीक है, इसको साबित करना होगा कि मेरा मामला अपवादों में आता है। तो जिनको लगे कि उनका मामला अपवादों में आता है, उन्हें साबित करने का भार उस पर होगा जो बोल रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है कि भाई मेरा मामला अपवादों में आता है, तो वही व्यक्ति साबित करेगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 109 तो हम पढ़ के आए थे, विशेषतः ज्ञात तथ्य का साबित करने का भार। तो अब हम यहाँ पे सीधे 110 को लेंगे, जो कि है पीएसए का वही सेक्शन है जो 107 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। सबसे पहले क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, जीवन की उपधारणा, यानी कि कोई व्यक्ति जीवित है तो जीवन की उपधारणा, लिविंगहुड की उपधारणा की जा रही है, लिविंगहुड की। यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि जनरल लाइफ की उपधारणा की जा रही है, सामान्य जीवन की उपधारणा की जा रही है। 107 इंडियन एविडेंस एक्ट का, 110 है बीएसए का। क्या बात कर रहा है कि जो व्यक्ति 30 साल से जीवित होना ज्ञात है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या कहेगा, जो कहता है कि वो मर गया। ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये जयपुर शहर में रह रहा है, इसका मकान है आराम से इस कॉलोनी में। इस कॉलोनी के जो अदर मकान है वहाँ के लोग भी इसको जानते हैं। ये इस मकान में 30 वर्षों से रह रहा है, 30 वर्षों से रह रहा है। अचानक से एक दिन बी आता है और आके बोलता है ये ए नहीं है। इसका मतलब कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है ए नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, मर गया है। तो ये मर गया है, ये साबित करने का भार किस पर है, बी पर। ठीक है ना, बी साबित करेगा कि ये व्यक्ति मर गया है, क्योंकि ये तो 30 साल से जिंदा है, इसके आसपास के लोगों ने देखा है, इसके रिलेटिव्स ने देखा है, तो इसके साबित करने का भार किस पर चल जाएगा, बी पर। अब आता है सेक्शन 111 बीएसए का, जो है 108 इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बोल रहा है, यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ भी नहीं सुना गया है जीवित है। इसका मतलब जनरल मृत्यु की उपधारणा की जा रही है 108 इंडियन एविडेंस एक्ट का और 111 है बीएसए का। तो जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से जीवित सुना गया है, जीवित नहीं सुना गया है, जो कहता है कि वो जिंदा है। ठीक है, वही एक का उदाहरण लेते हैं कि एक का मकान था जयपुर में, यहाँ रह रहा था। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए बाहर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, जो खाई में गाड़ी गिर गई। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि 7 वर्ष तक वो व्यक्ति नहीं आया। तो जैसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर 7 साल तक वापस नहीं आता, उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया होता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति मर गया है।
पर मान लीजिए 7 वर्ष के बाद अचानक से 8वें साल इसका कोई दोस्त आता है इसके घर में और इसकी फोटो पर देखता है हार। बोलते ये क्या कर रखा है आप लोगों ने, इसकी फोटो पे हार चढ़ा रखा है। तो बोले हाँ ये तो इनको तो गए कितना टाइम हो गया, ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, मिला नहीं है। तो ऐसे बोलेगा नहीं भाई मैंने तो उसको भी देखा है 6 महीने पहले। तो जो व्यक्ति कहता है कि ये जिंदा है, ये मान लीजिए ये आके बोलता है बीस का दोस्त कि ये जिंदा है, तो साबित करने का भार बी पर चला जाएगा कि ये व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि जनरली तो क्या माना जा रहा है कि वो व्यक्ति मर गया है। जैसे यहाँ पे 7 वर्ष लिख रखा है ना, वैसे इससे पहले वाले सेक्शन में क्या लिख रखा था, 30 वर्ष। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। कोई व्यक्ति 30 वर्ष तक जिंदा है तो क्या साबित करनी है, मृत्यु साबित करनी है। 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना तो क्या साबित करना है, जीवन साबित करना है। ये वाली बात ध्यान रखना है ना। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बताई जा रही है रिलेशनशिप की उपधारणा। रिलेशनशिप की उपधारणा मतलब कोई जो व्यक्ति है सक्रिय विश्वास में है तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। इसका मतलब है भागीदारों, भूस्वामी, भू अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भाग। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, रिलेशनशिप की उपधारणा है। जब दो व्यक्ति पार्टनर्स की तरह, प्रिंसिपल एजेंट की तरह रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तरह रह रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो कि रिलेशनशिप नहीं कहता है। मान लीजिए ए और बी रेगुलर पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से बोलता है कि बी मैं तो इसका कभी पार्टनर ही नहीं हुआ, तो साबित करने का भार किस पर होगा, बी पर होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ इसका, ठीक है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तरह रह रहे हैं तो किस पे साबित होगा, जो व्यक्ति कहेगा कि भाई मैं लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं टेनेंट नहीं हूँ, उस व्यक्ति पर चला जाएगा बर्डन। फिर बोल रहा है 113 BSA वही सेक्शन है जो 110 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। यानी किस चीज की बात की जा रही है, ओनरशिप की बात की जा रही है। क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित है, ठीक है। ये मकान है, जनरली क्या माना, इस मकान में ए रहता है, कब्जा है इसका ए का, तो जनरली क्या माना जाएगा, ये मकान किसका है, ए का है, ठीक है। यानी इसके ऊपर किसके माना जाएगा कि भाई ऐसा माना जाएगा कि ओनर कौन है, इसका ए है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अचानक से ये बोल देता है कि ए कि भाई मैं नहीं हूँ इसका ओनर, इसका ओनर तो बी है जो बाहर रहता है विदेश में, मैं तो क्या करता हूँ केवल इसकी देखभाल करता हूँ। तो फिर साबित करने का भार किस पर हो जाएगा, ए पर होगा। वो कहेगा कि भाई मैं मालिक नहीं हूँ, तो जो मालिक नहीं है कह रहा है, जनरली देखने पे लग रहा है कि ए इसका मालिक है, लेकिन ए मना कर देता है कि भाई मैं इस मकान का मालिक नहीं हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, ए पर होगा कि भाई वह मालिक है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जिन लोगों के बीच में सक्रिय विश्वास का संबंध है उनका साबित किया जाना। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, उन सब व्यवहारों में यानी ट्रांजैक्शन में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, गुड फेथ साबित करना है। गुड फेथ का समव्यवहार हो तो उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस व्यक्ति पर जो सक्रिय विश्वास की स्थिति पे है। जैसे कि फादर और सन, इसने अगर फादर ने सन के संबंध में कोई बात कही तो माना जाएगा कि वो सही है, और क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में कोई बात हुई तो क्या होगा, उस व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति बात कह रहा है। यदि फादर ने सन के बीच में बात कोई कही कि भाई मेरा बच्चा इस तरीके से है, या ये जॉब करता है, या उस कंपनी में काम करता था, तो इन लोगों के बीच में सक्रिय विश्वास का संबंध है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो बात होती है वो उन दोनों के बीच की बात रहती है, वो थर्ड पर्सन जाकर नहीं बता सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है, सक्रिय विश्वास का संबंध होता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए बात लीक कर देता है ये व्यक्ति कोई, तो क्या माना जाएगा कि भाई इन दोनों के बीच में सक्रिय विश्वास का संबंध था और इसने उसको क्या किया है, ब्रीच किया है, तो एडवोकेट के ऊपर दायित्व जाएगा कि भाई मैंने ये चीज नहीं कही है, ठीक है, मैंने ये बात लीक नहीं की है, तो इन दोनों के बीच में सक्रिय विश्वास का संबंध था, तो जो व्यक्ति उसको ब्रीच करेगा उसके ऊपर चल जाएगा बर्डन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 115 में वही सेक्शन है जो 111A है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो यहाँ पे क्या की जा रही है, कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा की जा रही है। तो जो व्यक्ति प्रिजम्पशन के विपरीत बात कहेगा उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कि इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, अगर कोई व्यक्ति
मतलब कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो प्रिजम्पशन है, यहाँ पे आप बीएसए भी लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बीएसए पढ़ रहे हैं। तो जो बीएसए के जो प्रिजम्पशन है, उपधारणा है, वो कुछ ऑफेंस के संबंध में पाई जाती है अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हो गया है दंगा या बलवा, यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो गया, बलवा हो गया, उसके सदस्य माने जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पे पाया जाएगा जो विषुब्ध क्षेत्र है, डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, जहाँ पर लोक शांति में विघ्न हो गया है और कहा गया है आप लोगों को यहाँ से हट जाना है, और फिर भी वो व्यक्ति वहाँ पे बना रहता है, तो ऐसी उपधारणा की जाएगी कि उसने वहाँ पे रह के अपराध किया है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस मिले जिस समय आर्म्स फोर्म डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल कर रही थी। मान लीजिए यहाँ पे दंगा बलवा वगैरह हो गया, ठीक है, और आर्म्स फोर्म जो होती है वो इसको क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी, और ये व्यक्ति फिर भी वहीं पे मौजूद था, देख रहा था मैं तो नज़ारे देखूंगा यहाँ पे। लेकिन भाई तू नज़ारे देखता रहेगा, लड़ाई झगड़े देखता रहेगा, तो क्या होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तेरे को भी उसी ऑफेंस का दोषी मानेगी। तो बोल रहा है कि ऑफेंस की प्रिजम्पशन की जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, वो अपराधी है, उसने लोक शांति में विघ्न पैदा किया है। ठीक है, अब इस संबंध में आते हैं अपराध, कौन कौन से अपराध आएंगे। बीएनएस के सेक्शन आएंगे 147 से 150 में ऑफेंस किए गए हों वो, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 149 और 150 में अटेम्प्ट और अबेट किया हो, ये दोनों अपराध आएंगे। ठीक है, इनके संबंध में अगर अपराध किया गया है तो सेक्शन 115 पीएस से आता है। ठीक है, यानी कि क्या की जाती है, यहाँ पे प्रिजम्पशन की जाती है सर्टेन ऑफेंस की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ये बोल रहा है 116 बीएसए का है, वही सेक्शन है जो 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मयुद्ध का निष्ठात्मक सबूत है। यानी कंक्लूसिव प्रूफ की बात की जा रही है किस बारे में, बच्चे के जन्म के संबंध में। तो यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के बाद माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के अंदर हुआ है, इस बात का निश्चयात्मक सबूत है कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच किसी ऐसे समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। यानी यहाँ पे क्या साबित की जा रही है, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, धर्मजितता साबित की जा रही है। तो इसका क्या है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। तो व्यक्ति का जन्म हुआ, ये व्यक्ति है, बच्चा हो गया, ये इसका जन्म हुआ, इस बच्चे का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, ये जो मदर फादर थे ये साथ में रह रहे थे, तो इन मदर फादर की हुई शादी, ए और बी की शादी हुई, इनका बच्चा हुआ सी। ठीक है, अब ये दोनों शादी करके साथ में रह रहे हैं, आराम से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सुखमय जीवन व्यतीत करने के 280 दिन के अंदर, या फिर मान लीजिए इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, उस झगड़े के बाद तलाक वलाक तक विवाह के विघटन होने के भी 280 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, इनके आ जाता है ये सी नाम का व्यक्ति। कितने दिन में आएगा, अंडर 280 डेज, 280 दिन के अंदर। तो माना जाएगा कि बच्चा उन्हीं का है जब तक कि प्रतिकूल साबित न की जाए। प्रतिकूल साबित न की जाए मतलब, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने देखा था पाकिस्तान में, ये जो पाकिस्तान में अपने युद्ध विद्ध छिड़ रहा था, तो फौजी वापस अपने अपने घर जा रहे थे। अब कोई फौजी अपने घर चला गया, मतलब घर से वहां जा रहे थे, फौज में जा रहे थे, मतलब जहाँ पे भी जो एरिया था उनका, वापस सेना में जा रहे थे। उसी बीच में क्या होता है, किसी व्यक्ति की शादी होती है और वो व्यक्ति तो फौज में है, पति है फौज में, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों बाद पति को पता चलता है कि एक बच्चा आ गया, तो वो साबित करेगा भाई मैं तो फौज में था, बच्चा कहाँ से आ गया। तो ये साबित करने का बाद जब प्रतिकूल से, तब फिर ए जो भी होगी, ए साबित करेगी कि भाई किस तरीके से गर्भाधान किया गया है, जो भी जिस भी तरीके से, तो ये साबित करेगा। अदरवाइज क्या माना जाएगा, उसी का बच्चा माना जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए तो उसी उन्हीं दोनों का बच्चा साबित माना जाएगा इसको। अब यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 117 बीएसए का, वही सेक्शन है जो 113 है, ए है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बोला जा रहा है इसके अंतर्गत कि भाई 113 तो क्या था, राज्य क्षेत्र का धर्पण का सबूत, जो डिलीट हो गया है यहाँ पे बीएसए में डिलीट हो गया है। और 113 इंडियन एविडेंस एक्ट का है, वो क्या बात बोल रहा है, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा। तो ऐसा माना जाता है किसी स्त्री ने आत्महत्या की, ए नाम की महिला है, इसने आत्महत्या की,
कितने के अंतर्गत? विवाह के 7 साल के अंतर्गत। शादी हुई, शादी के 7 साल के अंतर्गत क्या करती है, ये आत्महत्या कर लेती है। ठीक है। और ऐसा कहा गया कि भाई इससे जब आत्महत्या की तो उसके पहले इसके पति या नातेदारों ने क्रूरता की, यानी कि क्रुएल्टी की। क्रूरता कितने तरह की, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है ना। तो क्रूरता की गई, तो क्रुएल्टी की गई, तो सेक्शन कौन सा अप्लाई हो जाएगा? बीएनएस का सेक्शन नंबर 86 में हमको क्रुएल्टी के बारे में बताया गया है। तो कोर्ट अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उपधारणा कर सकेगा, मतलब आगे जो भी उससे वहां की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग उपधारणा कर सकेगा कि भाई उसके जो हस्बैंड है और उसके जो नातेदार है, रिलेटिव है, उसने उसको अबैट किया है। किसके लिए? दुष्प्रेरित किया है आत्महत्या करने के लिए। विवाहित स्त्री ने 7 साल के अंतर्गत, विवाह के 7 साल के अंतर्गत आत्महत्या की और परिस्थितियों को देखते हुए उपधारणा कर सकेगा कोर्ट कि भाई ये जो महिला थी इसके साथ क्या की गई है, हस्बैंड और उसके नातेदारों के साथ क्रूरता की गई है, इसी चक्कर में इसने आत्महत्या की है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या वाली डेथ ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, यानी डॉबरी डेथ की प्रिजम्पशन के बारे में बात की जा रही है। 118 बीएससी का, ठीक है। और 113 किसका है? 113 बी है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा इसकी क्या होती है? शैल प्रूफ होता है, शैल प्रिज्यूम होता है ये, ठीक है ना, शैल प्रिज्यूम। क्या बोलता जाता है, कब कब की जाती है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा? मृत्यु के कुछ समय पहले क्रूरता की गई हो, कैसे? तंग करके। क्यों की गई है? दहेज के संबंध में। इसका मतलब हो गया, जैसे कि ए नाम की महिला थी, ठीक है, इसकी हो गई मृत्यु, तो आसपास के लोगों ने देखा और बोला कि भाई इसकी मृत्यु से कुछ समय पहले इसको तंग किया गया दहेज लाने के संबंध में। ठीक है, कहा गया कि भाई तुमको कार लाने के लिए कहा था, तुमने कार नहीं लाई। इसके बाद तुम्हें फ्रीज लाने के लिए कहा था, तुम फ्रीज नहीं लेके आए। जो भी इनके होता है ज्वेलरी वगैरह लाने के संबंध में, तो तंग किया गया पति या पति के नातेदारों के द्वारा, दहेज के संबंध में परेशान किया गया और उसकी हो गई मृत्यु। मृत्यु के कुछ समय पहले उसको परेशान किया गया हो तो फिर माना जाएगा कि उसकी दहेज मृत्यु के संबंध में दहेज दहेज के संबंध में मृत्यु हुई है, ये प्रिजम्पशन की जाएगी। दहेज मृत्यु का कॉन्सेप्ट कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 80 में दे रखा है, बीएनएस के अंतर्गत। ठीक है, और दहेज मृत्यु का वही अर्थ होता है जो कहाँ पे दे रखा है? बीएनएस सेक्शन 80 में दे रखा है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 119 देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, लेकिन इसके मैं क्या करके लेके आई हूँ, कीवर्ड निकाल के लेके आई हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है सेक्शन 119 की वही सेक्शन है जो 114 है किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऐसे बोल रहा है कि न्यायालय कुछ तथ्य उपधारित कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या की जा रही है? मे प्रिज्यूम की जा रहा है, मे प्रिज्यूम। तो कोर्ट किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में संभाव्य समझता है, यानी कि किसी विशिष्ट मामले के संबंध में उसको समझता है कि ऐसा हुआ है, तो न्यायालय उपधारित कर सकेगा। किसके संबंध में उपधारित कर सकेगा न्यायालय? कि भाई चोरी हुई है तो चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है। ठीक है, माना गया कि भाई एक ही घड़ी चोरी हो गई, एक ही घड़ी चोरी हो गई, वॉच चोरी हो गई इसकी, और उस वॉच को थोड़ी देर बाद ही सी के पास देखा गया, तो ऐसा माना जाएगा कि सी ने उसकी चोरी की है। या ये बोलता है मैंने उसको खरीदा है बी से, तो इसने क्या प्राप्त किया है? चुराया हुआ माल प्राप्त किया, तो भी क्या माना जाएगा? कि इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है अपवाद क्या होगा? शॉपकीपर का बिजनेस। अब मान लीजिए ये जो सी है ये दुकानदार है, दुकानदार के पास देखिए तो ये आके बोलता है भाई बी ने मुझे बेची है, मेरी तो दुकान है, मेरे पास तो लाखों घड़ियां हैं ऐसी, लेकिन मुझे ये घड़ी कौन बेच के गया? बी बेच के गया है, तो अलग सिचुएशन हो जाएगी। सह अभियुक्त यानी को अक्यूज्ड ने, अगर ए ने कहा कि भाई मैंने और बी ने मिलकर हत्या की है, तो बी को साबित करना होगा। ठीक है, विनिमय पत्र वगैरह हो गए, एक बार आप इसको रीड आउट करेंगे। फिर आता है बिफोर वैलिडिटी पीरियड एग्जिस्ट। ठीक है, फिर बोलता है न्यायिक पदीय कार्यवाही में कोई कार्य किया गया है,
कोई नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस है, जो काम रेगुलर होता रहता है। एविडेंस नॉट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, इसका मतलब देखिए मैं इसके क्या करके लेके आई हूँ, इसमें 7-8 पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर लेने लगे तो एक पूरी क्लास इसके ऊपर जा सकती है, लेकिन कम समय में हमको जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इनके कीवर्ड लेके आई हूँ। तो आप एक बार इनको इससे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अगर मैं इस पर अगर इसको पढ़ाने बैठो तो पूरी एक क्लास इसके ऊपर जा सकती है, लेकिन हमको अपने समय की बचत करनी है, एग्जाम आ सकता है, तो उससे रिलेटेड हमको एक बार कीवर्ड्स पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें कवर कर रही है, ठीक है। उत्तर देने से इनकार, बाध्यता का उन्मोचन, ये इसके कीवर्ड हैं। एक बार आप इसको जो सेक्शन है इसको पूरा रीड आउट करेंगे, आपका होमवर्क है, अगर कुछ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको देखने हैं इसके इलस्ट्रेशंस, पीछे आगे दे रखे हैं, जितने ये पॉइंट है ना उतने ही इलस्ट्रेशंस हैं, तो आप इनको देखने हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखिए इसका, सेक्शन 120। सेक्शन 120 वही है जो 114 है ए इंडियन एविडेंस एक्ट का, यानी कि सेक्शन 120 और 114 ए समान ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है जो अभी हम देखेंगे। बलात्संग के लिए यानी रेप के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के ना होने के बारे में उपधारणा। तो बीएनएस सेक्शन 64(2) में इसमें रेप के किसी केस में जहां अक्यूज्ड द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि भाई ए ने बी का रेप किया, तो साबित हो जाता है कि इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स साबित किया इन दोनों के बीच में, और वहां स्त्री कहती है कि मैथुन जो हुआ था, सेक्स जो हुआ था वो उसकी कंसेंट के बिना किया गया है, तो माना जाएगा उसकी कंसेंट नहीं थी। मतलब आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, वेब सीरीज वगैरह आती है, उनमें भी आता है कि ना का मतलब होता है ना, अगर स्त्री ने ना कर दिया तो इसका मतलब ना ही होता है। तो यहाँ पे क्या की जाती है, उपधारणा की जाती है कि भाई जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था उसमें स्त्री ने अपनी कंसेंट नहीं दी है। तो इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 63 बीएनएस में डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेक्शन 63 में दे रखा है, एक बार इसको ढंग से कंफर्म कर देती हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल सही है ये वाली बात, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसको 63 में डिफाइन कर रखा है। बीएनएस में देखेंगे आप, बीएनएस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही ली है ना, बीएनएस की सीरीज तो हमारी कंप्लीट हो ही गई है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग जाके। इसके साथ साथ बीएनएस कंप्लीट हो रखी है, बीएनएसएस बहुत बड़ा पार्ट था, हम लोगों ने बहुत जल्दी कवर कर लिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। बीएसए के हम लोग चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया। आप देखिए अब इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जो हम जल्दी से जल्दी बीएसए को भी कंप्लीट कर लेंगे। आप कौन सा टॉपिक अब इसके बाद पढ़ना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम बीएसए कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस एक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी उसको करवाने का, ठीक है। अब आप देखिए ये हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, इसको 104 से कंप्लीट किया था और कहाँ तक आ गए हैं हम, 120 तक, ठीक है। 120 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 7 है, सबूत के भार के विषय में है। आपके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, नोट्स में बनते हैं, मतलब नोट्स मेकिंग की जाती है, उसके बाद उनको टाइप करवाया जाता है, हाथ से नोट्स बनते हैं, फिर टाइप होते हैं, फिर आपके पास आते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आरजीएस का कोर्स चल रहा है अपना, आरजीएस 2025 के संबंध में प्री का क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे अवेलेबल, कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे, कुछ लाइव रहेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, और एक टाइम टेबल मेंटेन किया गया है यूट्यूब पे आरजीएस के संबंध में, वो सीरीज़ आप देख सकते हैं। कुछ माइनर एक्ट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी तैयारी शुरू रखिए, मैटर आपके पास काफ़ी अवेलेबल है, बिना किसी देरी के शुरू करो अपनी तैयारी। जो लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं वो अपनी तैयारी को गति दो, स्पीड दो। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।